हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आशीष क्लासेस पर। डिस्कस करेंगे 24 सितंबर का पहला एडिटोरियल। आपको डाउनलोड करना है आशीष क्लासेस एप्लीकेशन, जिससे आप पेड कोर्सेज एक्सेस कर पाएं, और आपको जुड़ जाना है टेलीग्राम चैनल से। उसका नाम भी आशीष क्लासेस है। दोनों का ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। टेलीग्राम चैनल पर हर संडे आपको लाइफ एक्सप्रेस नाम से एक न्यूज़पेपर उपलब्ध करवाया जाता है, जहां पर कंपटीशन एग्जाम के लिहाज से बहुत ही शानदार स्टफ आपको मिलेगा। तो वहां भी जुड़ जाएं और ये एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर लें। आज के एडिटोरियल का टाइटल है अनदर ग्रुपिंग। तो अनदर का मतलब एक और, ग्रुपिंग का मतलब समूह। ठीक है, तो एक और ग्रुप की बात है। अनदर जब लगता है तो अनदर के बाद में नाउन है वो सिंगुलर आती है, क्योंकि अनदर में एन जुड़ा हुआ है। एन का मतलब एक ही होता है। अगर अनदर ना हो के अदर हो, ठीक है, तो वहां पे नाउन जो है वो प्लूरल आएगी। ठीक है, अगर अदर होता तो फिर ग्रुप्स कर सकते थे, हम ग्रुपिंग्स कर सकते थे। तो अनदर ग्रुपिंग का मतलब है एक और समूह। ये अनदर क्यों लगाया इसने? क्योंकि पहले से ही एक कोड काम करता है ना, QUAD कोड। ये जो ग्रुप है ये इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और US को मिलाकर बनाया गया है। अब एक और ग्रुप की बात कर रहे हैं, ओकस। इसमें ए का मतलब ऑस्ट्रेलिया, UK और US, इन तीनों को मिलाकर एक और ग्रुप की बात की गई है, इसीलिए टाइटल पड़ा अनदर ग्रुपिंग। ठीक है, तो अप्रोच आपको पता होनी चाहिए। नए स्टूडेंट हैं वो बता देता हूं कि हम लोग जब पढ़ते हैं एडिटोरियल तो ट्रांसलेशन तो डेफिनेटली होता ही है, क्योंकि सबसे मुख्य उद्देश्य इसको पढ़ाने का यही है कि हिंदी माध्यम के विद्यार्थी या वो विद्यार्थी जिनको इंग्लिश समझ में नहीं आती है वो सीखना शुरू कर दें, उनको अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। तो ट्रांसलेशन जरूर मिलेगा इंग्लिश टू हिंदी। आपको रेड कलर में अंडरलाइंड पार्ट है, वो सारे सब्जेक्ट्स हैं। जो भी डिफिकल्ट वर्ड होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप जो करंट हैपनिंग्स हैं उनके टच में आते हैं, वो सब चीज़ें आप अपडेट कर पाएंगे अपनी, जो भी करंट चीज़ें चल रही हैं। तो एक प्रकार से 30-35 मिनट में आप वो सब कुछ सीख जाते हैं जो खुद से पढ़ेंगे 4-5 घंटे में भी आप नहीं सीख पाते हैं। तो इन इट्स फर्स्ट रिएक्शन टू ओकस, तो इन मतलब में इट्स मतलब अपने, फर्स्ट पहले, रिएक्शन प्रतिक्रिया किसको लेकर? ओकस को लेकर। तो ओकस को लेकर अपनी पहली प्रतिक्रिया में, और ये ओकस है क्या इसके बारे में बता रखा है यहां से यहां तक। ये एक न्यू पार्टनरशिप है, एक नई साझेदारी है। किस किस के बीच में? ऑस्ट्रेलिया, US और UK के बीच में। ठीक है, तो ओकस एक ग्रुप का नाम है जहां पे नई पार्टनरशिप देखने को मिलेगी इन तीन देशों के बीच में। आप देख रहे हैं US से पहले द है, UK से पहले द है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया से पहले नहीं है, क्योंकि इनमें जो यू शब्द है इसका मतलब है यूनाइटेड। तो जहां भी यूनाइटेड वर्ड जुड़ा हुआ रहेगा, जैसे चाहे आप US में देखते हैं, चाहे आप UK में देखते हैं, चाहे UAE में देखते हैं, वहां पे द लगता है। ठीक है, तो ये हो गया ओकस की जानकारी। अब फिर से इसमें आ जाओ, तो अपनी पहली प्रतिक्रिया में ये जो इट्स आ रहा है ये पजेसिव एडजेक्टिव है, इंडिया के लिए आ रहा है। इंडिया सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब हो गई हैज, और हैज के साथ में थर्ड फॉर्म आ रही है मेड। तो भारत ने क्या किया है? इसे स्पष्ट किया है। क्या चीज? दैट की इट डज नॉट वेलकम द अनाउंसमेंट, कि ये जो अनाउंसमेंट किया है कि हम ओकस का गठन करने जा रहे हैं, इस अनाउंसमेंट का स्वागत नहीं करता है भारत। ठीक है, इंडिया के लिए इट प्रोनाउन आ गया। नोर डज, और ना ही, जब नोर से सेंटेंस का स्टार्ट होता है तो इनवर्जन लगता है। इनवर्जन का मतलब वर्ब जो है वो सब्जेक्ट से पहले आएगी, तो इट से पहले यहां पे डज दे रखा है। और ना ही भारत जो है इच्छा रखता है ऐसी कि लिंक करेगा ओकस को टू इंडियन इंटरेस्ट। इंडियन इंटरेस्ट का मतलब है भारतीय हित। ठीक है, और ना ही ये भारतीय हितों के साथ इसको जोड़ने की इच्छा रखता है। ठीक है, तो लिंक के साथ टू लगा रखा है इसने, है ना, ये भी ध्यान रखिए। तो सब्जेक्ट वर्ब तो निकाले लिए कि इंडिया सब्जेक्ट है तो हैज मेड वर्ब हो गई, इट सब्जेक्ट है तो डज वर्ब है। बस फर्क इतना है कि इसके पीछे है, क्योंकि इसमें नोड से स्टार्ट है और यहां पे इट की वर्ब डज दे रखी है। तो यहां तक तो बहुत आसान सी बात हो गई कि अपनी पहली प्रतिक्रिया इस समूह को लेकर दी गई। ये समूह है क्या? ये इन तीन देशों की नई पार्टनरशिप है। तो भारत ने ये स्पष्ट कर दिया है कि भारत स्वागत नहीं करता है इस अनाउंसमेंट का, और ना ही भारत की ऐसी इच्छा है कि इसको जोड़ा जाए भारतीय हितों के साथ। मतलब भारत अपना हित नहीं देखता है इस ग्रुपिंग को लेकर। फॉरेन सेक्रेटरी हर्ष श्रृंगला, अब विदेश सचिव हैं हर्ष श्रृंगला, इन्होंने कहा, सेड इसकी वर्ब है, कंजंक्शन दैट है, कि ओकस ये रिलेटिव प्रोनाउन विच, मतलब इसका चर्चा करेंगे। ओकस जिसको लॉन्च किया गया अ वीक बिफोर, एक सप्ताह पहले, द फर्स्ट इन पर्सन समिट ऑफ लीडर्स। ठीक है, लॉन्च्ड अ वीक बिफोर द फर्स्ट, मतलब एक सप्ताह किससे पहले? जब पहली इन पर्सन समिट का मतलब है व्यक्तिगत,
इन पर्सन का मतलब फिजिकल फॉर्म में, व्यक्तिगत, समिट का मतलब मीटिंग, लीडर्स की, लीडर्स किसके, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, यूएस, क्वाड्रिलेटरल, जो कोड की बात हमने की थी। तो इसके जो चारों देश हैं, इनके जो एक फिजिकल मीटिंग हुई थी उससे एक सप्ताह पहले इसकी घोषणा की गई। तो ये कह रहा है ओकस, फिर ओकस पे आ जाइए, यहां से यहां तक तो इसका परिचय हो गया, और ये जोड़ दीजिए विल नॉट अफेक्ट प्लान्स टू स्ट्रेंथन द कोड। तो ये प्रभावित नहीं करेगा किस चीज को, योजनाओं को। योजनाएं क्या है, कोड को स्ट्रेंथन करने की। भारत का पूरा ध्यान इस समूह पे कि भारत इसके अंदर सदस्य है, भारत का ध्यान इस पर नहीं है क्योंकि भारत का सदस्य नहीं है, ठीक है। तो इस पर मतलब अफेक्ट नहीं करेगा प्लान्स को टू स्ट्रेंथन द कोड, और प्लान्स क्या है, कोड को मजबूती देना। तो इस योजना को प्रभावित नहीं करेगा ये समूह। रिपीट कर रहा हूं, फॉरेन सेक्रेटरी हर्ष श्रृंगला जो है, इन्होंने कहा कि ओकस का थोड़ा सा परिचय दिया कि जिसको लॉन्च किया गया एक सप्ताह पहले। एक सप्ताह किससे पहले की बात कर रहा है, जब इस कोड समूह की इन पर्सन समिट हुई थी उससे एक सप्ताह पहले। तो ये जो ओकस है ये प्रभावित नहीं करेगा। अफेक्ट है वो ट्रांजिटिव वर्ब होती है, अफेक्ट के बाद में आगे ऑब्जेक्ट लगता है, तो ये प्लान्स इसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसीलिए आप अफेक्ट के बाद में कोई भी प्रेपोजिशन नहीं देखते हैं, तो इसलिए यहां पे प्रेपोजिशन लगेगा नहीं। ही कॉल्ड देम, ही यहां पे हर्ष श्रृंगला जो विदेश सचिव है उनके लिए है, ये इसकी वर्ब हो गई। इन्होंने देम टू वेरी डिफरेंट ग्रुपिंग्स, इन्होंने कहा है कि दोनों ही बहुत ही अलग अलग समूह हैं। कोड की बात कर रहा है और ओकस की बात कर रहा है, ये दोनों समूह हैं, बहुत ही अलग अलग समूह हैं। डिस्क्राइबिंग, वर्णन करते हुए। अब कैसे अंतर बताया है, कैसे अलग अलग हैं, डिस्क्राइब करते हुए। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, जब दो काम साथ में हो और एक काम कंटिन्यूअस एक्शन में जाता हो तो उसे आईएनजी फॉर्म में रखते हैं। तो डिस्क्राइब करते हुए कहा, क्या कहा कि ओकस एज ए सिक्योरिटी अलायंस, कि ओकस जो है वो एक सिक्योरिटी अलायंस है। अलायंस का मतलब एक प्रकार से गठबंधन है, एक प्रकार से गुट है, एक प्रकार से ग्रुप है। और ये कैसा ग्रुप है, सुरक्षा को लेकर बनाया गया ग्रुप है। इंडिकेटिंग दैट, और यह संकेत देते हुए कि सिक्योरिटी इज नॉट द कोड मैन फोकस, कि सुरक्षा जो है वो इस समूह का, जिसके अंदर भारत भी है, उसका मुख्य फोकस सुरक्षा नहीं है। ये जो ग्रुप बना रखा है किसी और उद्देश्य को लेकर बना रखा है, इसका मुख्य फोकस सिक्योरिटी नहीं है। इसीलिए कहा कि दोनों बहुत अलग अलग हैं। तो ही की वर्ब कोल्ड है, सिक्योरिटी की वर्ब इज है, ठीक है। डिस्क्राइबिंग और इंडिकेटिंग ये दोनों ही प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ब्रशिंग असाइड ये भी प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ब्रश असाइड का मतलब है इग्नोर, तो यहां पे इसको मैं कह दूंगा इग्नोरिंग या डिसरिगार्डिंग, उपेक्षा करते हुए, है ना, एक तरफ करते हुए। किस चीज को, क्रिटिसिज्म, आलोचना। आलोचना किसने की, चाइना और ईरान ने। तो चाइना और ईरान ने जो आलोचना की थी उसको सिरे से खारिज करते हुए, उसको इग्नोर करते हुए, किस चीज को लेकर आलोचना की इन दोनों देशों ने, ऑन द प्लान्स विद इन द पार्टनरशिप फॉर द यूएस एंड द यूके। जो योजनाएं हैं उसको लेकर, योजनाएं किस में, इस पार्टनरशिप के अंदर, इस पार्टनरशिप में, पार्टनरशिप ओकस वाली जिसमें यूके और यूएस की पार्टनरशिप जो हुई है, किस लिए पार्टनरशिप की दोनों देशों ने, ये चाहते हैं कि डेवलप करें न्यूक्लियर प्रोपेल्ड सबमरीन्स। प्रोपेल जहां लगता है इसका मतलब पुश करना है, ड्राइव करना है, आगे धकेलना है। तो यहां पे न्यूक्लियर पावर से जनरेट होने वाले सबमरीन, सबमरीन का मतलब क्या है, सबमरीन का मतलब पनडुब्बियां होती हैं जो पानी के अंदर रहकर काम कर सकते हैं, युद्धपोत इसे कह सकते हैं। नौसेना का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट ये होता है। तो कह रहा है कि भाई यूएस और यूके ने जो पार्टनरशिप की है, किस लिए, इन्होंने कहा कि भाई हम डेवलप करेंगे न्यूक्लियर प्रोपेल्ड सबमरीन्स, ऐसी पनडुब्बियां बनाएंगे जो न्यूक्लियर पावर से चलेंगी। किसके लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए। तो इसका जो विरोध किया चाइना और ईरान ने, तो इस क्रिटिसिज्म को एक तरफ रखते हुए ही सेड, उन्होंने कहा, ये हर्ष श्रृंगला के लिए फिर से आ गया, ये इसकी वर्ब है, दैट कंजंक्शन है, कि इंडिया डज नॉट सी ओकस एज न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, कि भारत यहां ओकस को इस रूप में नहीं देखता कि इससे न्यूक्लियर, जो कह सकते हो कि प्रोलिफरेशन का मतलब प्रचुर मात्रा में बढ़ना, प्रोलिफेरेट होता है अबेंडेंट क्वांटिटी या नंबर में बढ़ना, बहुत अधिक मात्रा है, बहुत अधिक संख्या में पनपना। तो इस भारत इसको ऐसे नहीं देखता है कि इस ग्रुप के बन जाने से न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन होगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, मतलब भारत विरोध इसलिए नहीं कर रहा, भारत एक्चुअली कह रहा है कि भारत चाहता है कि कोड पर ध्यान केंद्रित करे अमेरिका ने अब थोड़ा ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया ओकस पर, इसलिए थोड़ा सा भारत खिन्न है, नाराज है। बाकी चाइना ईरान आलोचना कर रहे हैं, उससे भी भारत को लेना देना नहीं है, कि हमारा ये कोई ताल्लुक नहीं है कि हम ऐसा सोच रहे हैं कि ओकस जो है न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन का कारण बनेगा। हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें नहीं लगता कि ऐसा होगा। हम तो इसलिए चाहते हैं कि अमेरिका जो है पूरा ध्यान केंद्रित करे कोड पर, ये भारत का मंशा है।
तो यहां अगर देखेंगे तो ब्रशिंग असाइड हो गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब इग्नोर करना होता है। ही सब्जेक्ट है तो सेड वर्ब है, इंडिया सब्जेक्ट डज वर्ब है, और बाकी सब आसान था इसमें। बट न्यू दिल्ली हैज नोटिस्ड, लेकिन न्यू दिल्ली मतलब भारत की बात कर रहा है। जब किसी देश की राजधानी की आप बात करते हो तो वो उसी देश की बात है, लेकिन भारत ने नोटिस किया है क्या, द प्रोटेस्ट फ्रॉम अदर्स, दूसरों से जो प्रोटेस्ट हुए हैं, दूसरे लोग जो आलोचना कर रहे हैं, दूसरे देश जो आलोचना कर रहे हैं, उनको जरूर नोटिस किया है, विशेष करके फ्रांस। ठीक है, स्पेशली का मतलब होता है पर्टिकुलरली, तो विशेष करके फ्रांस ने जो विरोध किया है उसकी बात भारत जरूर यहां नोटिस कर रहा है। दैट हैज लॉस्ट, दैट यहां पे फ्रांस के लिए है, रिलेटिव प्रोनाउन है, जिसने कि खो दिया है अ ल्यूक्रेटिव सबमरीन डील। ल्यूक्रेटिव का मतलब होता है प्रॉफिटेबल, इसका सिनोनिम लिख लीजिए। ल्यूक्रेटिव का मतलब है प्रॉफिटेबल या फिर रेम्यूनरेटिव, आप इसे रेम्यूनरेटिव भी कह सकते हो, प्रॉफिटेबल भी कह सकते हो, बेनिफिशियल भी कह सकते हो। तो फ्रांस ने क्या कर दिया, फ्रांस ने लॉस्ट कर दिया मतलब खो दिया एक बहुत ही लाभदायक डील होने वाली थी सबमरीन के संदर्भ में। इन द बार्गेन, बार्गेन का सौदेबाजी होती है, तो उसमें इसको लूज कर दिया। तो इसने जो प्रोटेस्ट किया उसकी तरफ भारत ने जरूर नोटिस किया है। प्रॉम्प्टिंग, प्रेरित करते हुए, प्रॉम्प्ट का मतलब स्पर करना, प्रेरित करना, एनकरेज करना, पुश करना, और इस कारण से भारत ने क्या किया, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और जो विदेश मामलों के मंत्री हैं एस जयशंकर, इन्होंने संवाद किया। रीच आउट टू का मतलब होता है कॉन्वर्सेशन करना, बातचीत करना, कम्युनिकेशन स्थापित करना, किसके साथ, अपने फ्रेंच काउंटरपार्ट्स, देयर फ्रेंच काउंटरपार्ट। काउंटरपार्ट का मतलब ये हो गया कि यहां प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो मिलेंगे अपने समकक्ष जो पद पर फ्रांस में जो व्यक्ति है उससे, और विदेश मंत्री मिलेंगे फ्रांस के विदेश मंत्री से। तो ये इन्होंने संवाद स्थापित किया, किस कारण से, क्योंकि भारत ने इनके प्रोटेस्ट की ओर ध्यान दिया है, नोटिस किया है। तो न्यू दिल्ली सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब हैज नोटिस्ड है, न्यू दिल्ली ने नोटिस किया है। प्रोटेस्ट को किसने प्रोटेस्ट किया, अन्य देशों ने, विशेष करके फ्रांस ने। फ्रांस के बारे में बात की, दैट रिलेटिव प्रोनाउन लगा के, इसलिए इसकी वर्ब जो है फ्रांस को देखकर है कि फ्रांस ने बहुत ही ल्यूक्रेटिव सबमरीन डील थी उसको बार्गेनिंग में खो दिया था, और इस प्रकार से भारत ने प्रॉम्प्ट हुआ भारत कि भारत बात करे अपने फ्रेंच काउंटर पार्ट से। ठीक है, फ्रांस हैज रिकॉल्ड इट्स एम्बेसडर्स। अब फ्रांस इतना गुस्सा है कि फ्रांस ने वापस बुला लिए, रिकॉल मतलब वापस बुला लिए अपने, तो फ्रांस के लिए पॉजेसिव एडजेक्टिव इट्स है। एम्बेसडर जो राजदूत होते हैं, कहाँ के राजदूत, मतलब फ्रांस का जो यूएस के अंदर जो फ्रांस का रिप्रेजेंट करने वाला डिप्लोमेट है, एम्बेसडर है, उसको वापस बुला लिया। ऑस्ट्रेलिया में जो फ्रांस के रिप्रेजेंटेटिव है, जो राजदूत है, उसको वापस बुला लिया। अक्यूजिंग देम ऑफ, इन पर आरोप लगाते हुए। अक्यूजिंग यहां प्रेजेंट पार्टिसिपल है, अक्यूज के साथ में ऑफ लगता है। आरोप किसका लगाया है, बिट्रेयल का। बिट्रेयल क्या होता है, धोखा, चीटिंग, डिसेप्शन। यहां पे बिट्रेयल को लिख लीजिएगा डिसेप्शन। तो ये आरोप लगाते हुए, ठीक है, कैसे, बाय नेगोशिएटिंग देयर डिफेंस पार्टनरशिप विद द यूके। धोखे का आरोप लगाया है, बाय नेगोशिएटिंग, नेगोशिएट मतलब विचार विमर्श करके, डिस्कस करके, देयर डिफेंस पार्टनरशिप, अपनी सुरक्षा साझेदारी किसके साथ, यूके के साथ। एंड विदाउट इन्फॉर्मिंग यूरोपियन अलाइज, और बगैर वो भी साझेदारी की तो वो तो ठीक है, लेकिन आपने यूरोपियन जो अलाइज हैं, यूरोपियन जो आपके मित्र राष्ट्र हैं, उनके साथ आपने डिस्कस भी नहीं किया, उनको इन्फॉर्म भी नहीं किया। तो फ्रांस ने अपने जो राजदूत हैं यूएस और ऑस्ट्रेलिया में वापस बुला लिए उनको। इन पर आरोप लगाया कि भाई तुमने धोखा दिया है, और धोखा कैसे दिया है, तुमने यूके के साथ डिफेंस पार्टनरशिप को नेगोशिएट करके धोखा दिया है। ठीक है, और वो भी आपने पार्टनरशिप कैसे करी, यूरोपियन अलाइज को इन्फॉर्म किए बगैर करी, विदाउट प्रपोजिशन है इसलिए आगे आईएनजी आ रहा है। द ईयू एंड आसियान कंट्रीज, अब ये दोनों समूह हैं, इसमें कुछ देश हैं, ये यूरोपियन यूनियन और आसियान कंट्रीज, ये जो देश हैं, हैव बीन रिजर्व्ड इन देयर रिएक्शंस, वो अपनी प्रतिक्रिया में रिजर्व्ड रहे, मतलब साइलेंट रहे। रिजर्व का मतलब साइलेंट रहना, कुछ बोला नहीं है इन्होंने। तो ईयू और आसियान जो देश हैं वो रिजर्व्ड रहे हैं अपने रिएक्शंस में। देयर किसके लिए आ रहा है, कंट्रीज प्लूरल है इसलिए। हैव बीन रिजर्व्ड, ये हैव बीन जो है ये हेल्पिंग वर्ब, ये मैन वर्ब, और ये मत सोचना कि ये मैन वर्ब है, ये एडजेक्टिव है यहाँ पे, क्योंकि अगर ये मैन वर्ब होती तो फिर तो ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस होता, जबकि ये पैसिव नहीं है, ये यहाँ पे एडजेक्टिव है। यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन, यूएस के राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन, ब्रिटेन प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन हैव नाउ स्पोकन टू फ्रेंच प्रेसिडेंट, अब उन्होंने बातचीत की है
है ना। यहाँ पे स्पीक का मतलब हो गया बातचीत करना फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से। बट इट रिमेन्स टू बी सीन, लेकिन ये देखा जाना बाकी है कि वेदर द डैमेज टू टाइज कैन बी रिजर्व्ड, कि जो नुकसान हुआ है इन संबंधों को क्या वापस से उनको रिवर्स कर सकते हो। रिवर्स का मतलब वापस पलट सकते हो क्या, जो नुकसान हुआ है क्या उसको वापस से ठीक कर सकते हो क्या, ठीक है। लेकिन ये देखा जाना बाकी है, तो इट रिमेन्स ये इसकी वर्ब है, टू बी सीन पैसिव दे दिया। वेदर इसका मतलब क्वेश्चन मार्क है, जब प्रश्न हो दिमाग में तो कंजंक्शन वेदर लगा सकते हैं कि क्या जो डैमेज हुआ है, डैमेज जिस किसी को भी होगा उसके लिए टू लगेगा। डैमेज किसको, संबंधों को, टाइज को, क्या उसको रिवर्स कर सकते हैं, क्या उसको वापस से ठीक कर सकते हैं, ये देखा जाना बाकी है। गिवन द डिफरेंट रिएक्शन, गिवन जो है वो प्रेपोजिशन है, गिवन यहां प्रेपोजिशन है। गिवन दैट होता है वो कंजंक्शन होता है। अगर गिवन दैट लगाओगे तो आगे एक नया क्लोज लगेगा, क्योंकि दैट कंजंक्शन होता है, एक उपवाक्य लगेगा। गिवन प्रेपोजिशन तो आगे ऑब्जेक्ट लगेगा, तो यहां पे इसका ऑब्जेक्ट रिएक्शंस दे रखा है, डिफरेंट तो यहां पे एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। दोनों का मतलब ही होता है ये देखते हुए, ये कंसीडर करते हुए, तो अलग अलग रिएक्शंस को देखते हुए, एंड वाइड स्प्रेड मतलब व्यापक बड़े स्तर पर, इंपैक्ट को देखते हुए, किसका इंपैक्ट, ओकस पार्टनरशिप का। तो ओकस पार्टनरशिप को लेकर जो बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा उसको देखते हुए और अलग अलग रिएक्शंस को देखते हुए, इंडियाज नॉन कमिटल नोट इज नॉट सरप्राइजिंग। नॉन कमिटल का मतलब क्या है कि भारत यहां पे कोई कमिटमेंट नहीं दर्शा रहा है, भारत यहां पे कुछ भी मतलब कहें कि इनिशिएट नहीं कर रहा है। नॉन कमिटल का मतलब ये है कोई प्रॉमिस नहीं कर रहा है, ये सब। तो भारत का जो नॉन कमिटल नोट है वो सरप्राइजिंग नहीं है, क्योंकि अलग अलग रिएक्शंस आ रहे हैं इस डील को देखते हुए। ओकस जो पार्टनरशिप की है उसकी अलग देशों की अलग राय है और बड़े स्तर पर प्रभाव इसका पड़ने वाला है। तो भारत का जो नॉन कमिटल नोट है वो सरप्राइजिंग नहीं है, वो यहाँ पे अचंभित करने वाला नहीं है। अच्छा जी, नोट जो है वो यहाँ पे सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब इज है। नोट यहाँ एडवर्ब ऑफ निगेशन है, सरप्राइजिंग यहाँ पे एडजेक्टिव है, इसका कॉम्प्लीमेंट है। देयर आर टू साइड्स टू इट, इसके दो पक्ष हैं। साइड का मतलब यहाँ पे पक्ष हो गया, इसके दो पक्ष हैं। कौन कौन से दो पक्ष हैं, ये भारत नॉन कमिटल क्यों है ना। दो पक्ष हैं इसके। द प्रॉमिसिंग पॉसिबिलिटीज, प्रॉमिसिंग का मतलब, प्रॉमिसिंग कोई चीज अगर प्रॉमिसिंग है इसका मतलब उसके सफल होने की संभावना है, इट इज लाइकली टू सक्सीड, ठीक है, वो है प्रॉमिसिंग। और या फिर यूं कहें कि आपने किसी चीज को फेवर करते हुए प्रॉमिस किया है तो प्रॉमिसिंग पॉसिबिलिटी। तो ऐसी पॉसिबिलिटी जो पूरी पूरी अच्छी संभावनाओं से भरी है वो प्रॉमिसिंग फैसिलिटीज पॉसिबिलिटीज है। द डिटर्मिनर है, प्रॉमिसिंग एडजेक्टिव है, पॉसिबिलिटीज यहां पे नाउन है। तो जो प्रॉमिसिंग पॉसिबिलिटीज है किसकी, अलायंस की। अलायंस कौन सा, ओकस। इंक्लूड उसमें शामिल है, उस संभावनाओं में शामिल है क्या, पॉसिबिलिटीज प्लूरल है तो इंक्लूड प्लूरल वर्ब है। स्ट्रेंथनिंग द कोड्स एजेंडा, इसमें शामिल है कि कोड का जो एजेंडा है उसको स्ट्रेंथन करना है, मजबूती देनी है। टू कीप द इंडो पैसिफिक रीजन फ्री, ओपन एंड इंक्लूसिव। और क्या एजेंडा है कोड का, कोड का मतलब वो चार देश, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएस, इन चारों देशों का जो एजेंडा है क्या, कि वो रखें किसको, इंडो पैसिफिक क्षेत्र को कैसा रखें, फ्री रखें, ओपन रखें, इंक्लूसिव मतलब सभी को समावेशित रखें, सभी का हित यहां पे शामिल करेंगे। तो ये जो एजेंडा है उसको स्ट्रेंथन करना इनकी पॉसिबिलिटीज में शामिल है। बात समझ में आ रही है। तो जो प्रॉमिसिंग पॉसिबिलिटीज है इस अलायंस की, इसमें इंक्लूड है, मतलब इस गठबंधन की प्रॉमिसिंग जो पॉसिबिलिटीज है उसमें शामिल है कि कोड का जो एजेंडा है, कोड का एजेंडा क्या है, इंडो पैसिफिक रीजन को फ्री, ओपन, इंक्लूसिव रखना, इसको स्ट्रेंथनिंग देंगे, इसको मजबूती देंगे। द अलायंस कुड ऑल्सो एक्सटेंड इटसेल्फ। अब यहां पे थोड़ी सी बातें घुमाई है, लेखक बता रहा है कि ये जो अलायंस है ओकस वो किस प्रकार से कोड कंट्रीज की मदद कर सकता है, किस प्रकार से कोड के लिए भी बेनिफिशियल हो सकता है, उसकी चर्चा कर रहा था। अलायंस कुड ऑल्सो एक्सटेंड, ये अलायंस जो है कुड दे रखा है, कुड देखिए मॉडल है और ये प्रेजेंट पॉसिबिलिटी के लिए आ रहा है। तो अलायंस ये भी कर सकता है, क्या कर सकता है, देखो ऑल्सो का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के बाद में हम करते हैं, अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं हो तो मेन वर्ब से पहले करते हैं, कई बार ये सेंटेंस के स्टार्ट में भी आ जाता है। तो अलायंस जो है वो अपने आप को एक्सटेंड कर सकता है। एक्सटेंड का मतलब अपना हाथ बढ़ा सकता है। इटसेल्फ है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है इस अलायंस के लिए, जो कि अलायंस को नॉन लिविंग मानते हुए इट मानोगे तो इट का रिफ्लेक्सिव इटसेल्फ हो गया। तो अलायंस अपने आप को एक्सटेंड कर सकता है, किस लिए, बोल्स्टर करने के लिए। बोल्स्टर करना का मतलब मजबूती देना, बोल्स्टर का मतलब क्या होता है, स्ट्रेंथन करना, मजबूती देना। बोल्स्टर का मतलब अंडरपिन भी कह सकते हो या फिर सपोर्ट करना कह सकते हो,
तो अलायंस अपने आप को आगे बढ़ा सकता है, एक्सटेंड कर सकता है, हेल्प कर सकता है। किस लिए? कोड के एफर्ट्स को बोल्स्टर करने के लिए। जो कोड है, जो भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएस वाला ग्रुप है, उसके जो प्रयास हैं उसको मजबूती देने के लिए। और प्रयास किस चीज को लेकर? मैरीटाइम एक्सरसाइजेस। मैरीटाइम का मतलब समुद्र से संबंधित जो भी अभ्यास होते हैं उसमें जो भी प्रयास हैं इस समूह के, उसको बोस्टर करने के लिए भी ये ऑकस समूह है काम कर सकता है। सिक्योरिटी, सुरक्षा के लिए काम कर सकता है। एंड एफर्ट्स इन काउंटरिंग कोविड-19, और जो प्रयास हैं कोविड-19 को काउंटर करना, मतलब कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई लड़ना, उसके लिए ये मजबूती दे सकता है। जलवायु परिवर्तन जो है उसके लिए ये मजबूती दे सकता है। कोऑपरेटिंग ऑन क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज, कोऑपरेट कर सकता है किस चीज को लेकर? क्रिटिकल, महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजीज, तकनीक, उसको यहाँ पे महत्वपूर्ण जो टेक्निक्स हैं, टेक्नोलॉजी है, उस पे कोऑपरेशन मिल सकता है। एंड बिल्डिंग रिजिलियंट सप्लाई चेन्स, और रिजिलियंट का मतलब होता है बहुत ही टफ, बहुत ही स्ट्रांग, और बहुत ही स्ट्रांग, बहुत ही मजबूत सप्लाई चेन्स को बिल्ड कर सकता है, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत कर सकता है। तो ये कोड जो है, ये मदद मिल सकती है इसको ऑकस से। तो जो ये ऑकस है, अलायंस, ऑकस की बात है, ये दे लगा रखा है, इसका मतलब समझ के चलो कि हमने अलायंस की जो डिस्कशन किया वही अलायंस है। तो ये जो समूह है ये क्या कर सकता है? अपने आप को आगे बढ़ा सकता है, हाथ बढ़ा सकता है अपना। किस लिए? कोड के एफर्ट्स को बोल्स्टर करने के लिए। अब कोड जो समूह है उसके क्या क्या एफर्ट्स हैं? वो चाहता है मैरीटाइम एक्सरसाइज करना, सिक्योरिटी एफर्ट्स जो हैं कोविड-19 को काउंटर करने में, ये सब, तो इनको बोल्स्टर कर सकता है। क्लाइमेट चेंज के मुद्दे पर हेल्प कर सकता है। क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज है उस मुद्दे पर कोऑपरेट कर सकता है। रिजिलियंट सप्लाई चेन है उसको बिल्ड कर सकता है। मोर ब्रॉडली, इससे भी बड़े स्तर पर अगर बात करें, ये तो काम करेगा ही ऑकस, साथ में इससे बड़े स्तर पर बात करें द यूएस 3-fold मैसेजिंग। यहां पे एक काम की बात ये है कि जब आप जेनिटिव केस पढ़ते हो नाउन में, तो वहां ये पढ़ते हैं कि एस अगर लगा रखा हो तो फिर अपोस्ट्रोफी लगाएं, अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाएं। लेकिन अगर प्रॉपर नाउन दे रखा हो, किसी देश का नाम है, किसी व्यक्ति का नाम है, किसी स्थान का नाम है, फिर आपको एस मिल जाए तो फिर आप अपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं। यही कारण है कि यूएस में अपोस्ट्रोफी एस लगा है। इससे बड़े स्तर पे बात करें, ब्रॉडली यहां पे एडवर्ब है। द यूएस 3-fold मैसेजिंग, यूएस की जो 3 स्तरीय संदेश है, 3 गुना संदेश, फोल्ड का मतलब गुना, 2-fold, 3-fold, 4-fold, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, ऐसे कहते हैं। तो ये जो 3-pronged मैसेजिंग कह सकते हो, 3 स्तरीय जो संदेश हैं ऑन ऑकस, ऑकस को लेकर, वो मैसेजिंग जो है सीम्स, ऐसा लगता है, टू बी इन लाइन विद, वो शायद इसके अकॉर्डिंग है। इन लाइन विद का मतलब है अकॉर्डिंग होना, के अनुसार होना। किसके अनुसार है? इंडियाज होप्स, भारत की आशाओं के अनुसार है। इससे भी बड़े स्तर पर, मतलब थोड़ा सा अब ये क्या कह सकते हो कि अब थोड़ा सा कंसोल करने की कोशिश कर रहा है भारत को लेखक कि भाई ये जो ऑकस बना है, भारत को इतना गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, ये ऑकस भारत के काम आ सकता है। तो यहां तक तो काम आएगा कोड जो कंट्रीज हैं उनके। साथ में बताया कि यूएस का जो 3 स्तरीय मैसेज है, 3-fold मैसेजिंग है ऑकस को लेकर, वो भी ऐसा लगता है कि भारत की आशाओं के अनुसार ही है। क्या मैसेज है? मैसेज ये है कि, कंजंक्शन लग गया, अमेरिका इज बैक, कि अमेरिका वापस लौट आया है, अमेरिका के वर्ब इज है। आफ्टर 4 years ऑफ रिट्रेंचमेंट फ्रॉम ग्लोबल इश्यू। देखो वैसे रिट्रेंचमेंट होता है वो कटौती करना होता है, कर्टेलमेंट होता है, कट डाउन होता है, पैसों में कटौती करना, उसको बोलता है रिट्रेंचमेंट। वैसे यहां पे कट ऑफ होने के सेंस में है कि अमेरिका जो कि 4 साल पहले वैश्विक मुद्दों से अपने आप को काट चुका था, अमेरिका जो वैश्विक मुद्दों से अलग हटा चुका था, अब अमेरिका वापस लौट आया है, वैश्विक मुद्दों की ओर ध्यान देगा। क्योंकि पहले वाला शासनकाल था डोनाल्ड ट्रंप का था, तो बाइडेन ये कहना चाहते हैं कि हमारी सरकार जो है वो वैश्विक मुद्दों को लेकर चलेगी। ठीक है, आगे कह रहा है अमेरिका इज बैक, अमेरिका जो है वापस लौट आया है। किसके बाद? 4 सालों के रिट्रेंचमेंट के बाद। इज एज एंगेज्ड विद इट्स इंडो पैसिफिक फ्लैंक, और कह रहा है कि अमेरिका जो है वो उतना ही एंगेज्ड है, एंगेज्ड मतलब शामिल है, जुटा हुआ है इस काम में, अपने इंडो पैसिफिक फ्लैंक, फ्लैंक का मतलब साइड, फ्लैंक का मतलब साइड, पक्ष, तो इंडो पैसिफिक जो साइड है जितना उसमें एंगेजमेंट इसका है, एज इट इज विद इट्स ट्रांस एटलांटिक फ्लैंक। ठीक है, उतना ही इसमें जुटा हुआ है जितना कि ये ट्रांस एटलांटिक जो साइड है उसमें जुटा हुआ है।
ट्रांस एटलांटिक मतलब अटलांटिक के एक छोर से दूसरे छोर तक, अटलांटिक को पार करते हुए, ठीक है, इसको पार करते हुए, तो उसको बोलते हैं ट्रांस एटलांटिक। तो ट्रांस एटलांटिक फ्लैंक में जो इसका एंगेजमेंट है अमेरिका का, उतना ही एंगेजमेंट इंडो पैसिफिक साइड में भी दिखाएगा अमेरिका। तो ये भारत के पक्ष में है। एंड इज फोकस्ड ऑन पार्टनरशिप्स, और अमेरिका जो है वो फोकस्ड है किस चीज पर? पार्टनरशिप्स को लेकर, साझेदारियों को लेकर। साझेदारियां किसके साथ करेगा? थोड़ा सा मैं इसको ऊपर करूंगा, देखो साझेदारियां किसके साथ करेगा? साझेदारियां करेगा अमेरिका। अमेरिका जो है वो साझेदारी करेगा किसके साथ? साझेदारी करेगा विद फेलो डेमोक्रेसीज इन पर्टिकुलर, विशेष करके जो साथी लोकतंत्र देश हैं। फेलो मतलब साथी होता है, ठीक है, जो साथ के लोकतांत्रिक देश हैं उनके साथ पार्टनरशिप्स करेगा अमेरिका। ये अमेरिका ने कहा है कि अमेरिका थोड़ा सा अब सुधर चुका है, अमेरिका अब कुछ और दिशा में आगे बढ़ रहा है। 4 साल जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब हम कुछ वैश्विक मुद्दों को लेकर चलना चाहते हैं। ये सारी बातें अमेरिका ने कही, तो ये भारत के पक्ष में है। बट द कंसर्न्स ओवर ओकस, लेकिन कह रहा लेखक कि जो चिंताएं हैं किसको लेकर? ओकस को लेकर, वो कंसर्न्स आर कंसिडरेबल, वो काफी बड़ी हैं। कंसिडरेबल मतलब सिग्निफिकेंट कह सकते हो, इंपॉर्टेंट कह सकते हो, वाइटल कह सकते हो, क्रिटिकल कह सकते हो, क्रूशियल कह सकते हो, टू का मतलब भी। लेकिन जो चिंताएं हैं ओकस को लेकर वो कंसिडरेबल भी हैं, वो बड़ी चिंताएं भी हैं, वो महत्वपूर्ण भी हैं। दैट द टाइमिंग ऑफ द अनाउंसमेंट, क्या चिंता है? चिंता ये है कि, कंजंक्शन लग गया, कि जो टाइमिंग है अनाउंसमेंट की ऑफ द डील, कि जो डील हुई है ना, द डील, कौन सी डील? कि भाई आप ओकस को स्थापित कर रहे हो, इसके जो डील करी है आपने, इसके जो अनाउंसमेंट की टाइमिंग रही ना, जस्ट बिफोर द कोड लीडर्स मीट, वो किससे पहले हुई? कोड नेताओं के, ये जो 4 देश हैं इनके जो प्रतिनिधि हैं, इनकी मुलाकात से ठीक पहले इसका अनाउंसमेंट आपने किया। तो ये क्या कर सकता है? ये जो टाइमिंग रही है ना आपकी, ये ओवरशैडो कर सकती है। ओवरशैडो का मतलब हावी हो जाना दूसरी चीज पर, ये इसके महत्व को कम कर सकती है, इससे आगे निकल सकती है। ओवरशैडो के लिए आप चाहें तो एक्लिप्स या सरपास या आउटशाइन, ये सारे यूज कर सकते हो, किसी से आगे निकल जाना, इस सेंस में इसका यूज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जो कंसर्न्स है ओकस को लेकर वो कंसिडरेबल भी है, कि जो टाइमिंग है अनाउंसमेंट की, अनाउंसमेंट किसका? डील के अनाउंसमेंट की, वो भी किससे पहले? कोड लीडर्स के मिलने से पहले, ठीक है, वो टाइमिंग ओवरशैडो कर सकती है द लेटर। लेटर मतलब कोड बाद में आया है, भी जो पहले आया है वो है ये वाला ओकस, बाद में किसका नाम दिया? कोड का। तो कोड को ये ओवरशैडो कर सकती है, ये इसके इंपॉर्टेंस को कम कर सकती है। साथ में ये यहां पे ये भी सिग्नल देती है, संकेत ये भी है कि द यूएस इज रेलेगेटिंग। रेलेगेट का मतलब होता है डाउनग्रेड करना, ठीक है, महत्व कम कर देना या लोअर करना, डाउनग्रेड या लोअर। साथ में यहां पे ये चीज भी है कि यूएस जो है वो डाउनग्रेड कर रहा है कोड को, ठीक है, कहां तक लेकर जा रहा है? लेस सब्सटेंटिव इश्यूज। सब्सटेंटिव का मतलब इंपॉर्टेंट है, जो कम महत्वपूर्ण मुद्दे हैं वहां पर केंद्रित कर रहा है यूएस कोड को इन द इंडो पैसिफिक क्षेत्र में, ठीक है। इसका मतलब ज्यादा महत्व दिया जाने लगा है ओकस को, कम महत्व मिलने लगा है किसको? कोड को। विद द सडन अनाउंसमेंट ऑफ ओकस, अब इस चीज के साथ कि अचानक से अनाउंसमेंट हुआ इसका, ए वरी फॉर न्यू दिल्ली इज दैट, तो एक चिंता जो है न्यू दिल्ली मतलब भारत के लिए, वो चिंता के लिए इज आ गया, वो ये है कि द यूएस इज नाउ प्रमोटिंग अ सिक्योरिटी पार्टनरशिप विद इट्स एंग्लो सैक्सन ट्रीटी अलाइज। तो अचानक से जो अनाउंसमेंट हुआ ओकस के साथ, वो एक चिंता है न्यू दिल्ली के लिए कि यूएस जो है वो प्रमोट कर रहा है सिक्योरिटी पार्टनरशिप, सुरक्षा साझेदारी बढ़ा रहा है, किसके साथ? अपने एंग्लो सैक्सन ट्रीटी अलाइज के साथ। एंग्लो सैक्सन का मतलब देखो, एंग्लो सैक्सन ये 5वीं शताब्दी के अंदर ब्रिटेन के अंदर जर्मनी का एक क्षेत्र था, एंग्लियन, वहां से, और जर्मनी का ही एक क्षेत्र सैक्सोन ऐसा कुछ क्षेत्र था, वहां से कुछ लोग आके ब्रिटेन में बस गए थे, ठीक है, और यही आजकल वो अंग्रेज कहलाते हैं। ये जन्म जो इंग्लैंड का हुआ था, वो जर्मन भाषा बोलने वाले लोग जो हैं 5वीं सदी के अंदर ईस्ट ब्रिटेन और जो साउथ ब्रिटेन है वहां पर आकर बस गए थे। इसको कहा जाता है एंग्लो सैक्सन, मतलब अंग्रेजों के साथ कह दीजिए, यहां पे सीधा सीधा मानो अंग्रेज, मतलब यूके की बात कर रहा है,
ठीक है। तो यूएस जो है अब प्रमोट कर रहा है सिक्योरिटी पार्टनरशिप अपने एंग्लो सैक्सन ट्रीटी अलाइज के साथ। एंग्लो सैक्सन एक संधि हुई थी, उसके जो अलाइज थे उनके साथ ये क्या कर रहा है, पार्टनरशिप कर रहा है। दैट इट इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम, वो अलाइज मतलब वो संधि जिससे इसको बाहर रखा गया है, ठीक है। वो सिक्योरिटी मतलब ये जो ओकस है इससे इंडिया को बाहर रखा गया है, ये चिंता का विषय है, यूं कह दीजिए। पॉसिबली अपसेटिंग द बैलेंस, अब संभवतया इससे होगा क्या, इससे जो बैलेंस ऑफ पावर है, सत्ता का जो संतुलन है, शक्ति का संतुलन है इस क्षेत्र में, ये चौपट हो जाएगा, अपसेट हो जाएगा, गड़बड़ा जाएगा। एंड सेटिंग ऑफ, सेट ऑफ का मतलब कोज, कारण बनना, और ये कारण बनेगा किसका, न्यू टेंशंस टू इंडियाज ईस्ट। तो भारत का जो पूर्व है, पूर्व में भारत के कौन कौन देश हैं, म्यांमार है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है ना, चाइना भी कुछ हद तक। तो ये जो देश हैं इनके लिए टेंशन का काम करेगा। एडिंग टू द सब्सटेंशियल टर्बुलेंस इन इंडियाज वेस्ट, किसके साथ, कि देखो पहले से ही सब्सटेंस मतलब बहुत बड़ा, कंसिडरेबल, पहले से ही बहुत प्रॉब्लम्स चल रही है भारत के वेस्ट में, भारत के पश्चिम में, और वो प्रॉब्लम किसके द्वारा चल रही है, अफगानिस्तान में जो घटनाएं घट रही है उसके कारण, डेवलपमेंट्स, घटनाएं। तो जो अफगानिस्तान में घटनाएं घट रही है उसके चलते पहले से ही उथल पुथल मची हुई है भारत के पश्चिमी दिशा में। अब इसके अलावा भारत के पूर्व में भी ये टेंशन क्रिएट कर देगा ऐसा करने पर। बात समझ में आ गई। तो ये था इस एडिटोरियल में, इस वीक का ये अंतिम एडिटोरियल था। अब मुलाकात मंडे को होगी ठीक शाम 5 बजे, तब तक नमस्कार, थैंक्स अ लॉट।